हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में आज क्लास नंबर 17 है और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विगत परीक्षाओं से लिए गए। उसके साथ में इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको ऐड किया गया। अगर इसके आगे वाले वीडियो आपने नहीं देखी है, देख लेना। आने वाले जो पशु परिषद भर्ती 2024 की है उसका 45 नंबर का पार्ट पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, सरल रोग का कारक है बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लस्ट्रिडियम चैगई, ट्रिपेनोसोमा इवांसी, पास्चुरेला मल्टासिडा। तो सरल रोग का कारक कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा इवांसी। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। इसके साथ में दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस ये किसका रोग कारक है? ये एंथ्रैक्स रोग का कारक है। किसका? एंथ्रैक्स रोग का। एंथ्रैक्स रोग का कारक है। क्लस्ट्रिडियम चैगई ये किसका है? ये लंगड़ी बुखार या जहरबाद जो रोग है उसका रोग कारक है। जहरबाद रोग कारक है। पास्चुरेला मल्टासिडा ये गलघोटू रोग। कौन सा? गलघोटू रोग है। इसके साथ में चारों याद कर लेना। स्वाम्प भैंसों और वाटर पानी भैंसों में क्या अंतर है? स्वाम्प भैंसे और वाटर पानी भैंसे हैं, उसमें आपको अंतर बताना है। वाटर भैंस पानी में रहती है, शरीर के रंग का उसमें अंतर है, या गुणसूत्रों की संख्या का, या सींग के आकार का। तो याद रखना ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। गुणसूत्रों की संख्या में अंतर है। जो स्वाम्प भैंसे हैं उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? तो उसमें गुणसूत्र होता है 48। कितने होते हैं? 48। और इस पानी वाली भैंसे है उसमें 50 गुणसूत्र रहते हैं। कितने रहते हैं? 50 गुणसूत्र रहते हैं। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या पर अंतर रहता है। अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को क्या कहा जाता है? कोप्रोफेजिया, समलभोजी, जियोफेजिया, ऑस्टियोफेजिया, पाइलोफेजिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। अपने या अन्य जानवरों के जो मल है उनको खाने को क्या कहा जाता है? कोप्रोफेजिया, समलभोजी कहा जाता है। जमे हुए वीर्य को किस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है? 79 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वीर्य को किस तापमान पर तरल नाइट्रोजन? तो याद रखना ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। -190 डिग्री सेल्सियस। याद रखना माइनस आएगा, माइनस में है ये प्लस वाला आप राइट मत करना। निम्न में से कौन सी गाय के दुधारू नस्ल है? थारपारकर, गीर, मालवी, उपरोक्त सभी। तो दुधारू नस्ल कौन सी है? गिर गाय की नस्ल है, वो दुधारू नस्ल ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये गिर गाय राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा के आसपास वाला इलाका है, वहाँ पर गिर गाय मिलती है, अधिक पाली जाती है। अजमेर और भीलवाड़ा वाला इलाका। कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है। कुक्कुट पॉक्स किसके जनित रोग है? कवक जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, उपापचयी रोग। तो ये जो कुक्कुट पॉक्स रोग है ये किसके जनित है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये क्या है? विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, ब्रुसेलोसिस, यक्ष्मा, पैर और मुंह की बीमारी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 ही है इसका राइट रहेगा। ब्रुसेलोसिस है, इसको माल्टा ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रुसेलोसिस किससे होता है? ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग, जीवाणु के द्वारा होता है। पंवार, कैनकथा, सीरी, गंगातीरी किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भेड़, भैंस, गाय, घोड़ा। तो ये पंवार, कैनकथा, सीरी और गंगातीरी ये किसकी नस्ल है? तो ये याद रखना ये सभी गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल। ये पंवार नस्ल की गाय कहाँ पर मिलती है? तो यूपी में मिलती है। कहाँ पर? यूपी में। कैनकथा, ये कैनकथा नस्ल की गाय
यूपी और एमपी में पाली जाती है, यूपी और एमपी में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। सीरी कहाँ पाली जाती है? तो सीरी नस्ल की गाय सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। बंगाल में कौन सी पाली जाती है? सीरी नस्ल की गाय। और लास्ट कौन सी बची है? गंगातीरी। ये गंगातीरी का यूपी और बिहार, यूपी और बिहार में गंगातीरी नस्ल की गाय पाली जाती है। बन्नी किस पशु की नस्ल है? तो बन्नी किस पशु की नस्ल है? गाय, भेड़, सुअर, भैंस। तो ये बन्नी भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। मुख्य रूप से गुजरात में, राजस्थान में, बाड़मेर, सांचौर के आसपास में ये पाली जाती है। NBAGR के अनुसार भारत में बकरियों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? NBAGR के अनुसार पंजीकृत नस्लें भारत में कितनी हैं बकरी की, वो बताना है आपको। 13, 37, 53, 44। तो ऑप्शन नंबर ब राइट रहेगा। 37 पंजीकृत बकरी की नस्ल है। कितने? 37। अभी 13 किसकी है? तो ये पंजीकृत नस्ल है सुअर की। अगर आपको राजस्थान में भारत में कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है अगर पूछ ले, तो याद रखना ये सुअर की 13 है। 44 भेड़ की पंजीकृत नस्ल है NBAGR के अनुसार भारत में। और 53 किसकी है? तो 53 गाय। भैंस की कौन सी नस्ल के सिंग कंधे तक एक तलवार नुमा होते हैं? भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सिंग पीछे की ओर कंधे तक जाते हैं और तलवार नुमा आकृति के हैं? मुर्रा, गोदावरी, नागपुरी, टोडा। तो कौन सी नस्ल है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। जो नागपुरी नस्ल है उसके जो सिंग है पीछे की तरह कंधे तक जाते हैं और फिर वो कैसी आकृति के? तलवार नुमा आकृति के हैं। नागपुरी के उपनाम से है एलिचपुरी और बरारी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एलिचपुरी और बरारी के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ में याद रखना ये जो टोडा नस्ल है ये भैंस में सबसे उग्र प्रवृत्ति की और अर्ध जंगली नस्ल है। कौन सी उग्र प्रवृत्ति की नस्ल है? तो याद रखना टोडा नस्ल। उग्र प्रवृत्ति की कौन है उग्र प्रवृत्ति? या आपको पूछ ले जंगली नस्ल, तो आपको टोडा राइट करना है। ये गोदावरी नदी के आसपास, कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास में गोदावरी नस्ल पाली जाती है। मुर्रा है, इसके जो विशेषता है जलेबी नुमा और गुंडीदार सिंग पाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। मुर्रा भैंस का घर है। मुर्रा भैंस का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद, महसाणा। तो मुर्रा भैंस का घर के कौन सा है? हरियाणा है। मुख्य रूप से हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा में कौन से इलाके? तो रोहतक, हिसार, करनाल और गोहाना क्षेत्रों में इसको पाला जाता है। ये इसका मूल उत्पत्ति क्षेत्र है। भेड़ की कौन सी नस्ल के कान चरते समय जमीन को छूते हैं, टच करते हैं? जैसे वो घास खाती है तो उसके जो कान है वो जमीन को टच करते हैं। ऐसी भेड़ की कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी, चौकला, सोनाड़ी, खेरी। तो कौन सी नस्ल है जिसके कान जमीन को टच करते हैं? तो सोनाड़ी है। इसलिए इसको एक उपनाम से भी जाना जाता है, चनोथर या चनोथर। जब वो चरती है तो उसके कान जमीन को, चनोथर या चणोथर एक ही है दोनों। चणोथर आ जाए या चनोथर आ जाए, आपको कंफ्यूजन में नहीं। ऑप्शन 1 है सोनाड़ी। इसके साथ में जो चौकला नस्ल है इसको चापर या शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है। चापर या शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है।
और मारवाड़ी नस्ल की इसकी विशेषता ये है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। किसमें? मारवाड़ी नस्ल की जो नस्ल है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर सर्वाधिक किसमें है तो मारवाड़ी नस्ल की हो जाएगी। खेरी नस्ल की अगर बात करते हो तो खेरी नस्ल राजस्थान में कहाँ का? तो जोधपुर, पाली, नागौर के आसपास में पाली जाती है। बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध है? सानेन, एंग्लो नुबियन, मालाबारी, टोगनबर्ग। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जो मिल्क चैंपियन के नाम से जानी जाती है? तो टोगनबर्ग है, वो मिल्क चैंपियन के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? टोगनबर्ग नस्ल। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। अभी दूसरी नस्ल देख लेते हैं जो सानेन है, इसको दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? दूध की रानी के नाम से किनको जाना जाता है? तो सानेन नस्ल की बकरी है उसको जाना जाता है। जो मालाबारी नस्ल है, मालाबार जो केरल वाला इलाका है वहाँ पर पाली जाती है। एंग्लो नुबियन की इसकी विशेषता क्या है? इसको जर्सी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। जर्सी बकरी। कौन सी? जर्सी बकरी। टोगनबर्ग तो हो गया वैसे। पश्मीना किस पशु की नस्ल है? भेड़, बकरी, गाय, अश्व। तो पश्मीना किसकी नस्ल है? ये बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और पश्मीना इसका नाम है चंगथंगी। क्या नाम है? चंगथंगी। अगर पश्मीना या चंगथंगी आ जाए तो ये किसकी नस्ल है? दोनों एक ही है, पश्मीना या चंगथंगी बकरी की है। और कहाँ पर ये पाली जाती है? तो याद रखना लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। याद रखना लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आपको ये पश्मीना नस्ल की बकरी मिलेगी। नस्ल है। इसे कश्मीरी शॉल भी बनाई जाती है, याद रख सकते हो। सिरोही किसकी नस्ल है? तो सिरोही किसकी नस्ल है? बकरी, भेड़, गाय, ऊंट। तो सिरोही नस्ल ये बकरी की नस्ल है। और इसकी एक विशेषता है कि जो ये बकरी होती है, जिसकी पीठ होती है, कमर, वो हल्का सा जोल या खड्डा होता है। हल्का सा जोल होती है या खड्डा सा बीच में से आप देखोगे तो एकदम जैसे इसके पीछे कमर एकदम लचकदार अंदर से होती है। तो ये किसकी विशेषता है? ये सिरोही नस्ल की बकरी की विशेषता है। हल्का सा जोल या खड्डा होता है, हल्का सा जोल। और कहाँ पाई जाती है? सिरोही के आसपास के इलाकों में पाई जाती है खड्डा। ये किसकी विशेषता है? सिरोही नस्ल की बकरी की विशेषता है। राजस्थान का पालतू राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चिंकारा, ऊंट, गाय, बकरी। तो पालतू राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऊंट है। इसको कब घोषित किया गया? 2014 को इसको पालतू श्रेणी का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भूटिया स्पति किसकी नस्ल है? गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा। भूटिया और स्पति ये तो दोनों किसकी नस्ल है? याद रखना ये भूटिया और स्पति जो दो नस्ल है ये घोड़े की नस्ल है। किसकी नस्ल है? दोनों घोड़े की नस्ल है। स्पति कहाँ पर पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश के आसपास पाई जाती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के आसपास पाई जाती है। क्लास नंबर 15 में ये स्पीति आया था। उस टाइम ये क्या दिखने में कैसे होती है? गधे जैसी होती है, लेकिन वहाँ पर गलती से टिक उस पर गधे पर लग गया था। ये नस्ल किसकी है? घोड़े की है, गधे की नहीं है। अगर वो आपने पहले वाला देखा है तो उसमें राइट कर देना। स्पीति घोड़े की नस्ल है और भूटिया भी घोड़े की नस्ल है। और ये भूटिया कहाँ पाई जाती? ये सिक्किम और दार्जिलिंग के आसपास में भूटिया नस्ल के घोड़े आपको मिलेंगे। ये जो स्पीति नस्ल है दिखने में एकदम गधे जैसी होती है, हाइट बॉडी में छोटी होती है। मुर्गी की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जर्सी, ब्लैक जायंट, कड़कनाथ, असील या गागस। तो मुर्गी की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा, जर्सी, ब्लैक जायंट। ये जो असील नस्ल है ये लड़ाकू नस्ल है। मुर्गों की लड़ाकू नस्ल कौन सी है? तो असील नस्ल। कड़कनाथ, कड़कनाथ सबसे हल्की नस्ल। अगर मुर्गे की अगर सबसे हल्की नस्ल आपको पूछ ले तो कौन सा ऑप्शन राइट करना है? कड़कनाथ हल्की नस्ल है। इसको कालामासी के नाम से भी जाना जाता है। और ये घाघस नस्ल ये कहाँ पाली जाती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आसपास में घाघस नस्ल के मुर्गे पाले जाते हैं।
क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्रीम निकालने के लिए दूध का जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। 20वीं पशु गणना के अनुसार गायों की संख्या के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। उसके अनुसार गायों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, वो आपको बताना है। प्रथम, छठा, द्वितीय और चतुर्थ। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। 6 स्थान पर गायों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का स्थान आता है भारत में 20वीं पशु गणना के अनुसार। इसके साथ में याद रखना प्रथम स्थान में किस किस में है। तो प्रथम स्थान की अगर बात करते हैं तो ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पूरे भारत में? तो राजस्थान में। और बकरी, इन दो पशुओं की पालने सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में। द्वितीय स्थान अगर बात करते हैं, द्वितीय स्थान में भैंसें कहाँ पर है? राजस्थान में मिलती है। और चौथे पर भेड़ पालक में चौथे स्थान पर है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो भैंस प्रजनन केंद्र ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में कहाँ पर? तो वल्लभनगर में। वल्लभनगर उदयपुर कहाँ पर? वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है भैंस प्रजनन केंद्र। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मखदूम उत्तर प्रदेश, हिसार हरियाणा, जामडोली जयपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मखदूम उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है ये। किस प्रकार की औषधि का उपयोग छोटे बछड़ों में पेट के कीड़े मारने में किया जाता है? फिनोथाइजिन, कपूर, फिनोविस, 1 व 3 दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिनोथाइजिन और फिनोविस दोनों का उपयोग छोटे बछड़ों में पेट के कीड़े मारने में उपयोग किया जाता है। कपूर ये उत्तेजक औषधि के रूप में उपयोग की जाती है। उत्तेजक औषधि के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कपूर का उपयोग किया जाता है। एक ही पशु के बच्चों में प्रजनन कहलाता है लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, बैक ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। तो एक ही पशु है, उसकी कोई संतान है, उसके आपस में अगर क्रॉस करवाया जा रहा है, ब्रीडिंग करवाई जा रही है, तो वो क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। जैसे मान लो कोई पशु है, ये पशु हो गया किसी भी नस्ल किसी भी जाति का हो सकता है, और इसके जैसे 2 बच्चे हुए, एक नर है और एक मादा है। अगर इनके बीच में अगर दोनों के आपस में क्रॉस करवा दिया जाए या इनके पेरेंट्स के साथ में वापस क्रॉस करवा दिया, मतलब क्लोज रिश्तेदार में आपस में करवा दिया जाए, तो वो कौन सा? क्लोज ब्रीडिंग होगा। और इसके साथ में अगर 4-5 पीढ़ियों का अंतर है तो वो लाइन ब्रीडिंग में आएगा। किस में आएगा? लाइन ब्रीडिंग में आए। जैसे कोई मामा मासेरा कोई उनके रिलेटिव है दूर के, तो वो कौन सा होगा? लाइन ब्रीडिंग में होगा। बैक क्रॉसिंग किसे कहते हैं? जैसे 2 अलग अलग नस्ल के अलग अलग पशु हैं नस्लों के, सो उत्पन्न हुई कोई संतान है। जैसे अलग अलग आपने एक नस्ल से नर और मादा ले लिया, फिर उनसे कोई उत्पन्न संतान हुई, मान लो जैसे वाई उत्पन्न हुई, फिर उनका वापस पितृ से क्रॉस करवाना, वो क्या? बैक क्रॉस कहलाता है। आउट ब्रीडिंग अलग अलग नस्लों के बीच में करवाया जाता है। निम्नलिखित में से जिन तरल पदार्थ से सीमन को पतला किया जाता है उसे कहता है डाइल्यूटर, एक्सटेंडर, यूसिन, निग्रोसिन, 1 व 2 दोनों। तो तरल पदार्थ जिसमें सीमन को पतला किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाइल्यूटर और एक्सटेंडर दोनों का उपयोग किया जाता है। यूसिन, निग्रोसिन इसका उपयोग कहाँ से किया जाता है? तो इस सीमन का स्टेनिंग में काम लेते हैं। किसमें? सीमन का स्टेनिंग में इसका उपयोग किया जाता है, यूसिन निग्रोसिन का। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक। तो थनैला रोग किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु जनित रोग है। किससे? बैक्टीरिया जनित रोग है। ये किसके कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो याद रखना
ये स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु के द्वारा थनैला रोग होता है। रानीखेत मुख्यतः किसकी बीमारी है? गाय, भैंस, सुअर, मुर्गी। तो रानीखेत ये मुर्गियों में होने वाली बीमारी है और ये याद रखना ये वायरस जनित है। कैसी है? वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए इनको याद रखना अच्छे से। इसको एक उपनाम के नाम से भी जाना जाता है, क्या? न्यू कैसल रोग भी कहते हैं। रानीखेत को न्यू कैसल रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। दुग्ध दोहन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मशीन द्वारा, चुटकी द्वारा, अंगूठा दबाकर, पूर्ण हस्त विधि। तो सर्वश्रेष्ठ अगर दुग्ध दुहने की विधि की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। पूर्ण हस्त विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। चुटकी विधि उन पशुओं में उपयोग की जाती है जिसमें थन छोटे होते हैं, उनमें चुटकी विधि का उपयोग किया जाता है। मशीन विधि से थनैला रोग होने की संभावना अधिक रहती है। भैंस की गर्भकाल अवधि कितने दिन की होती है? जो भैंस होती है उसका गर्भकाल अवधि, गर्भावस्था कितनी होती है? 310 दिन, 150 दिन, 282 दिन या 305 दिन। तो भैंस होती है उसका गर्भावधि कितनी होती है? 310 दिन की होती है। कितने? 310 दिन, याद रखना। अब 282 ये किसके होती है? 282 280 के आसपास। ऑप्शन ये लगभग में है, याद रखना। एक दो संख्या ऊपर नीचे मिले तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 282 किसकी है? तो ये गाय की है। किसकी है? गाय की है। 150 के आसपास आपको भेड़ का मिलेगा। किसका मिलेगा? भेड़ की गर्भकाल मिलेगा। कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान सामान्यतः रखते हैं। जब कृत्रिम योनि बनाई जाती है कृत्रिम गर्भाधान के समय, तो उसके जो आंतरिक तापमान कितना रखा जाता है? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस या 45 से 55 डिग्री सेल्सियस या 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान कितना रखा है? तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। भैंस की कौन सी नस्ल में वसा प्रतिशत ज़्यादा होता है? भदावरी, महसाणा, जाफराबादी, मुर्रा। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें वसा प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसमें वसा प्रतिशत दूसरी भैंस की जितनी भी नस्ल है उसमें सर्वाधिक रहता है। अगर दुग्ध उत्पादन के मामले में सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा नस्ल हो जाएगी। जो महसाणा नस्ल है ये संकरित नस्ल है। कौन सी है? संकरित, मतलब क्रॉस करवा के इसको विकसित किया गया है। किन किन से क्रॉस करवा के? तो मुर्रा और सुरती। क्या याद रखना है? मुर्रा नस्ल और किससे? सुरती से। इन दोनों से क्रॉस करवा के किसको विकसित किया गया? महसाणा नस्ल को विकसित किया गया। और जो जाफराबादी है इसको छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता है। छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट, किसको जाना जाता है? जाफराबादी नस्लों को जाना जाता है। निम्नलिखित में से लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है, वीडियो, आरेख, पोस्टर, रेडियो। तो सार्वजनिक स्थान पर जागरूकता पैदा करने के जो प्रदर्शित तख्ती है वो क्या है? पोस्टर है। आपने देखे होंगे सर्कल वगैरह, पोस्टर वगैरह लगाया जाता है तख्ती के टाइप। तो वो क्या है? सार्वजनिक स्थान पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। गाय के कौन सी नस्ल को डेजर्ट ब्रेन स्टॉक भी कहते हैं? नागौरी, थार पारकर, हरियाणवी, साहिवाल। तो डेजर्ट ब्रेन स्टॉक किस नस्ल को कहा जाता है? हरियाणवी नस्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। मृत पशु के शरीर से खाल को उतारना क्या कहलाता है? मृत पशु है तो उसके शरीर से खाल उतारी जाती है, उसको
क्या कहते हैं? सकलिंग, फ्लेइंग, एजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। मृत पशु के शरीर से खाल उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? फ्लेइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लेइंग। अब सकलिंग क्या है? तो बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना। जो बच्चा है, बछड़ा, उसको माँ के साथ में पालना। किसके साथ में? उसकी माँ के साथ में पालना सकलिंग कहलाता है। ये एजिंग क्या है? तो पशु की उम्र का निर्धारण करना एजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पशुओं की उम्र का निर्धारण क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। निम्न में से आभासी रुमंती पशु का उदाहरण है। आभासी आ सकता है या सूडो रूमिनेंट। क्या आ सकता है? या तो आभासी हिंदी में आएगा तो आभासी रुमंती आएगा, या इंग्लिश में सूडो रूमिनेंट आएगा। तो आपको गलत नहीं करना है। गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा है, तो आभासी या सूडो रूमिनेंट पशु कौन सा है? ऊँट। थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा। अभी रूमिनेंट या रूमंती पशु कौन कौन से है? जो गाय और भैंस है ये दोनों रूमंती पशु है, और जो घोड़ा है ये अरूमंती पशु है। घोड़ा क्या है? अरूमंती पशु है। रूमंती पशु वो होता है जो जुगाली करता है, घोड़ा जुगाली नहीं करता है, ये अरूमंती पशु में आता है। भ्रूण को गर्भकाल में पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जब बछड़ा है वो माँ के पेट में रहता है तो उसको जो पोषण है वो किस से मिलता है? मैट्राइटिस, प्लेसेंटा, मैस्टाइटिस, सभी। तो जब भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो एक नाल होती है, गर्भनाल, जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा या अपरा। प्लेसेंटा भी आ सकता है, अपरा भी, दोनों ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको राइट करना है, प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा पोषण प्राप्त होता है भ्रूण को। अभी मैस्टाइटिस ये क्या है? ये थनों में सूजन है। जो थन है, अगर थनों में सूजन है तो मैस्टाइटिस होता है, थनों में सूजन। और मैट्राइटिस ये गर्भाशय में सूजन, गर्भाशय में अगर सूजन है, किसमें? गर्भाशय में, तो मैट्राइटिस कहलाता है। घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष होता है? जो घोड़ा है उसका जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ये औसत रहता है लगभग 20 वर्ष, 12 वर्ष, 40 वर्ष, 15 से 20 वर्ष। तो जो घोड़ा है उसका औसत जीवन काल कितना रहता है? 20 वर्ष रहता है। कितना रहता है? 20 वर्ष रहता है। 12 वर्ष के आसपास लगभग इसके भेड़ का जीवन काल रहता है। ये किसका 12 वर्ष? तो भेड़ का जीवन काल है। 40 वर्ष किसका जीवन काल है? 40 वर्ष ऊँट। जो ऊँट होता है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? आयु 40 वर्ष। और ये 15 से 20 के बीच में गाय और भैंस, गाय और भैंस का जीवन काल कितना रहता है? तो 15 से 20 वर्ष रहता है। भेड़ बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? कॉक्सिजियल धमनी, फीमोरल धमनी, टिबियल धमनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भेड़ बकरी है तो उसमें नाड़ी दर अगर ज्ञात करना चाहो तो किस धमनी का उपयोग आप करोगे? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। फीमोरल धमनी का उपयोग किया जाता है भेड़ और बकरी में। किसमें? भेड़ और बकरी में। टिबियल धमनी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो टिबियल धमनी का उपयोग ऊँट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऊँट में किया जाता है। कॉक्सिजियल धमनी, कॉक्सिजियल धमनी के लिए आपको याद रखना है गाय और भैंस, गाय और भैंस की नाड़ी दर ज्ञात करनी है तो कॉक्सिजियल धमनी से ज्ञात कर सकते हो। बधियाकृत घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? जेल्ड, हॉग, वीडर, कैपोन। तो जो बधियाकृत घोड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, जेल्ड कहा जाता है। हॉग किसे कहते हैं? हॉग सुअर, जो बधियाकृत सुअर होता है उसको क्या कहा जाता है? हॉग कहा जाता है। कैपोन जो बधियाकृत मुर्गा होता है, किसको? मुर्गा मुर्गी, तो उसको कहा जाता है कैपोन। वीडर भेड़ बकरी, भेड़ बकरी का जो नर है उसको बधियाकृत किया गया तो उसको क्या कहा जाता है? वीडर कहा जाता है, बकरी। किस पशु के नवजात बच्चे को पिगलेट कहा जाता है? नवजात बच्चे को पिगलेट किस पशु के कहा जाता है?
घोड़ा, गाय, मुर्गी, सुअर। तो पिगलेट किसके पशु को बच्चे को कहा जाता है? तो सुअर के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिगलेट। गाय का जो नवजात बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसके बच्चे को काफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफ। क्या कहा जाता है? काफ कहा जाता है। मुर्गी के जो नवजात बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? चिक। चिक कहा जाता है। घोड़ा का जो बच्चा होता है नवजात उसको फोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोल। ये याद रखना, घोड़े के नवजात बच्चे को फोल कहते हैं, गाय के काफ, मुर्गी के चिक और सुअर के पिगलेट कहते हैं। एक साथ में 4-4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बकरी नस्ल में जवान मादा को क्या कहा जाता है? बकरी है उसकी जवान मादा है, यानी कि वो अब तक गाभिन नहीं हुई है, तो उसको क्या कहा जाता है? हीफर, गॉटलिंग, फिली, गिल्ट। तो उसको क्या कहा जाता है? बकरी की जवान मादा को गॉटलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉटलिंग कहा जाता है। फिली की किस जवान मादा को कहा जाता है? तो फिली याद रखना जवान घोड़ी है, तो उसको क्या कहा जाता है? फिली कहा जाता है। गिल्ट, गिल्ट याद रखना सुअर, जवान सुअर है तो उसको गिल्ट कहा जाता है। हीफर, हीफर कहा जाता है गाय, जवान गाय है जो अभी तक गाभिन नहीं हुई है उसको हीफर कहा जाता है। गाय की कौन सी नस्ल को सांचोरी, बन्नाई, वागड़िया के उपनाम से जाना जाता है? राठी, थारपारकर, कांकरेज, हरियाणवी। तो गाय की कौन सी नस्ल है जिसे सांचोरी, बन्नाई या वागड़िया के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। कांकरेज नस्ल की गाय है उसको सांचोरी, बन्नाई या वागड़िया के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके साथ में याद रखना, देसी गाय में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज है सबसे भारी। कौन सी है सबसे भारी नस्ल? कौन सी है? तो कांकरेज याद रखना है। और इसकी एक विशेषता सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? सवाई। ये प्रश्न बना हुआ है कि सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो कांकरेज आपको राइट करना है। जो थारपारकर है इसके भी उपनाम है, वो याद रखना। इसको थारी या ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? थारी या ग्रे सिंधी के नाम से गाय की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो थारपारकर को जाना जाता है। बकरी के रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? कैपरा, पेन, ट्रिप, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो बकरी रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, उसको पेन कहा जाता है। अभी कैपरा क्या है? ये बकरी का वंश है। क्या है? बकरी का वंश, बकरी का वंश है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैपरा हिरकस होता है। उसका वंश क्या है? कैपरा है। अब ये ट्रिप क्या है? बकरियों का झुंड होता है, समूह होता है बकरियों का समूह, उसको ट्रिप कहते हैं। बकरी का समूह को क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। किस रोग में पशु की मृत्यु के पश्चात बड़ी आंत में जेब्रा रेखाएं मिलती है? रिंडरपेस्ट, रेबीज, टेटनस, क्षय रोग। तो जो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। जो रिंडरपेस्ट रोग होता है उसमें पशु की मृत्यु के पश्चात उसमें जेब्रा रेखाएं मिलती है। ये रिंडरपेस्ट के अन्य नाम भी है, याद रखना। इसको पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पशु प्लेग। रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग भी ऑप्शन में आ सकता है, या पौकन्नी माता। क्या ऑप्शन में मिल सकता है? पौकन्नी, पौकनी माता या कैटल प्लेग। कैटल प्लेग भी इसका उपनाम है, या शीतल। और ये विषाणु जनित रोग है। ये कौन सा है? विषाणु जनित वायरस से होता है। कौन सा? रिंडरपेस्ट रोग। वयस्क घोड़े के श्वसन की सामान्य दर कितनी है? वयस्क घोड़ा उसके श्वसन दर कितनी होती है? 25 से 40 प्रति मिनट, 8 से 12 प्रति मिनट,
18 से 24 प्रति मिनट और 28 से 34 प्रति मिनट। तो जो वयस्क घोड़ा है उसकी श्वसन दर कितनी होती है? 8 से 12 प्रति मिनट होती है। बकरी में गर्भकाल कितने दिन का होता है? बकरी होती है उसका गर्भकाल बताना है 120 दिन, 185 दिन, 155 दिन, 114 दिन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। जो बकरी का गर्भकाल होता है वो कितने दिन रहता है? 155 दिन का रहता है। भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है। भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? टैपिंग, कवरिंग, सर्विंग, कपलिंग। तो भेड़ में समागम की क्रिया, मैटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? टैपिंग कहलाती है। इसके साथ में सर्विंग क्या है? तो गाय, भैंस और बकरी किसमें? गाय, भैंस और बकरी में मैटिंग की क्रिया कहलाती है। समागम की क्रिया गाय, भैंस और बकरी वगैरह आप तीनों में अगर पूछ ले तो क्या है? सर्विंग कहते हैं। ये कवरिंग किस में? तो ये समागम की क्रिया, घोड़े के समागम की क्रिया क्या कहलाती है? कवरिंग कहलाती है। कपलिंग, सुअर के समागम की क्रिया, मैटिंग की क्रिया कपलिंग कहलाती है। लास्ट प्रश्न आज का, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? हृदय, वृक्क, प्लीहा, आमाशय। तो जो आरबीसी होती है लाल रक्त कणिका, उसका जो कब्रिस्तान है किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना और इसके साथ में दूसरे भी ऑप्शन आपको क्लियर करवाए गए। इससे एक साथ में 4 प्रश्न तैयार हो जाए। जैसे अभी 50 से 50 इंटू 4 करोगे 200 प्रश्न आपके रेडी हो जाते हैं। इस प्रश्न के अगर आपने सभी वीडियो देख लिए तो आपके 45 नंबर का जो पार्ट है, कितना 45 नंबर का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 45 में से 45 ये आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। आपने भले थ्योरी आपने पूरी नहीं पढ़ी है लेकिन आपका ये बी पार्ट वाला क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अभी मैथ्स और की क्लास से भी स्टार्ट की जाएगी तो वो भी आपके लिए ये पार्ट वाला पार्ट है मैथ्स का क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।